स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और हमने 3 लेक्चर उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अलावा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे गठित हुई, और उसके बाद हमने चर्चा की संविधान की विशेषताओं की। फिर हमने चर्चा की संविधान की जो आलोचकों ने कौन कौन सी आलोचनाएँ की, उन सभी की हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना की, यानी संविधान की जो प्रस्तावना बनी, कैसे बनी, उसमें कब उसमें जो है संशोधन किया गया, उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास ही के जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की प्रस्तावना की अपन बात करें तो मित्रों, सर्वप्रथम ये कह रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। यानी कि मित्रों, प्रस्तावना जो शामिल की गई वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। यानी कि मित्रों, ये कह रहा है कि सबसे पहले जो प्रस्तावना को शामिल किया गया वो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, और उसके बाद जो है बहुत से देशों ने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया, जिसमें भारत देश भी शामिल था। फिर कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यानी संविधान, पूरे संविधान में किस किस बात की चर्चा की गई है। यानी कि अगर आप ये कहें कि संविधान का जो निचोड़ है वो आपको प्रस्तावना में मिलेगा। इसमें संविधान का सार होता है। यानी कि ये कह रहा है कि इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि किसी व्यक्ति की बात की जा रही कि वो संवैधानिक विशेषज्ञ है N. पालकीवाला, जिन्होंने संविधान का परिचय पत्र जो है प्रस्तावना को कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव की मैंने जब आपसे चर्चा की तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि भारत की जो प्रस्तावना बनाई गई वो जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर जो है भारत में प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसने हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। यानी कि मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब लाया गया तो उसके माध्यम से हमने भारत के संविधान में 3 शब्द और जोड़े, यानी उसमें संशोधन हमने किया, जिसमें कि हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमने इसमें सम्मिलित किए। और फ्रेंड्स, ये संविधान की प्रस्तावना की अपन बात करें तो संविधान की प्रस्तावना अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। यानी कि प्रस्तावना की बात कर रहा है कि प्रस्तावना क्या है, तो ये कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के जो लोग हैं वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी हम भारत के जो लोग हैं वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके जो समस्त नागरिक हैं, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसके अलावा उन सभी को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि ये कह रहा है कि भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, विश्वास, यानी किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म में विश्वास करने की, किसी भी धर्म में पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति हो और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, यानी समता की बात की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति गरिमापूर्ण अपने आप को अनुभव करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि मित्रों, ये जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ है कि संविधान में महत्वपूर्ण जो है किन किन बातों की चर्चा की गई है और कौन कौन से जो प्रोविजन संविधान में इम्पोर्टेंट भारत के नागरिकों के लिए किए गए हैं, उन सभी की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है।
यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का एक सार है। और फिर फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना के तत्वों की अपन बात करें तो प्रस्तावना के तत्वों की बात कर रहा है कि प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व बता रहा है। पहला तत्व तो ये कह रहा है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि ये कह रहा है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। यानी कि प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है वो शक्ति कहाँ से ग्रहण करती है, तो ये कह रहा है कि संविधान जो है वो शक्ति भारत के लोगों से ग्रहण करता है। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों से ही संविधान जो है शक्ति ग्रहण करता है। दूसरे बात कर रहा है कि भारतीय प्रकृति, यानी कि यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यानी कि मित्रों, प्रस्तावना की दूसरा तत्व की बात कर रहा है कि प्रस्तावना का जो दूसरा तत्व है वो भारत की प्रकृति कैसी है, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, समाजवादी विचारों को भारत मानने वाला है। फिर कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, भारत ने किसी भी धर्म को अपने देश का धर्म घोषित नहीं किया है। जैसे कि पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म मुस्लिम धर्म को घोषित किया है, वैसे भारत ने किसी भी धर्म को जो है अपने देश का धर्म घोषित नहीं किया है। और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला भारत देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का तत्व, संविधान की उद्देश्य की बात कर रहा है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, तो कह रहा है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। यानी सभी लोगों को भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सभी को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी को समता यानी समान अवसर मिले या बंधुत्व, ये सभी जो है प्रावधान संविधान के उद्देश्य हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान लागू होने की तिथि, यानी संविधान कब लागू हुआ, तो उसी की बात कर जा रही है कि यह 26 नवंबर सन 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। यानी प्रस्तावना जो है वो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में इसको ग्रहण कर लिया गया, यानी भारत के संविधान में इसको आत्मार्पित कर लिया गया। तो मित्रों, ये थे भारत की संविधान की प्रस्तावना के कुछ प्रमुख जो है 4 मूल तत्व। और अब हम बात करते हैं भारत के संविधान में मुख्य शब्दों की, यानी संविधान में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, तो उसी में बात की जा रही है कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। तो ये कह रहा है कि प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार हम नीचे से दे रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले प्रस्तावना में मुख्य शब्द की अपन बात करें तो पहला मुख्य शब्द कह रहा है कि पहला मुख्य शब्द है संप्रभुता, यानी संविधान की प्रस्तावना का पहला मुख्य शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यानी मित्रों, संप्रभुता का आसान शब्दों में मतलब ये होता है कि भारत जो है किसी भी प्रकार का अगर भारत को निर्णय लेना हो, चाहे बाहरी निर्णय लेना हो या आंतरिक कोई भी निर्णय लेना हो, तो वह किसी भी देश के साथ या किसी भी देश से बंधा हुआ नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय लेगा और इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, आंतरिक और बाहरी। मैंने आपसे पहले ही चर्चा की, आंतरिक या कोई भी बाहरी अगर निर्णय लेना हो तो वह स्वतंत्र रूप से जो है भारत निर्णय लेगा। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। यानी कि मित्रों, ये कह रहा है कि भारत ने 1949 में राष्ट्रमंडल में अपने आप को शामिल कर लिया, लेकिन फिर भी भारत जो है राष्ट्रमंडल से बंधा हुआ नहीं है और वह संप्रभुता के सिद्धांत पर भारत आधारित है और अपने आप से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट शब्द जो प्रस्तावना में शामिल किया गया है वह है समाजवादी। कह रहा है कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यानी कि मित्रों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमने जब समाजवादी शब्द को जोड़ा तो ये कह रहा है कि उससे पहले भी संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। फिर कह रहा है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। यानी कि मित्रों, ये कह रहा है कि भारत में जो समाजवाद जो शब्द है प्रस्तावना में, उस समाजवाद का अर्थ है कि भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन
शामिल है। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वो भारत का समाजवाद का मुख्य अर्थ है, और उसमें हम उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल करने की बात करते हैं। और मित्रों ये कह रहा है कि जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यानी कि मित्रों सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य बताया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है कि देश में गरीबी, उपेक्षा यानी किसी अन्य वर्ग की हमने उपेक्षा कर दी, या बीमारी या अवसर की असमानता जो होती है उन सभी को समाप्त करना लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। फिर कह रहा है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। यानी कि मित्रों भारतीय जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवादी इन सभी का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। यानी गांधी जी के गांधीवादी जो विचारधारा है उन विचारधारा की ओर भारत का जो समाजवाद है वो ज़्यादा झुका हुआ है। तो मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य शब्द है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि मित्रों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान में स्पष्टता तो कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जुड़ा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द तो हमने बाद में जोड़ा, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने अनुच्छेद 25 से 28 से लेकर के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार उन्होंने पहले ही जोड़ दिए, ताकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण हो सके। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, और हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन पाते हैं। यानी पहले आपसे मैंने चर्चा की कि भारत में जो है संविधान ने किसी भी धर्म को भारत का धर्म घोषित नहीं किया है, और सभी धर्मों को उन्होंने समान समर्थन प्रदान किया है। और मित्रों नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतांत्रिक, यानी संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, और अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। यानी कि मित्रों लोकतंत्र का मतलब कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथों में है और संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। यानी कि लोकतंत्र दो प्रकार के होता है, उसी की बात की जा रही है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यानी कि मित्रों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि डायरेक्ट चुनाव हो और जनता उसमें भाग ले, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार भी हैं। ये कह रहा है कि परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्यक्षी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह, ये सभी जो है चार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उन्होंने मुख्य औजार बताए हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कौन सा होता है, जिसमें कि हमने जो है किसी प्रतिनिधि को चुन दिया और वो प्रतिनिधि आगे जा कर के जो है देश का राष्ट्रपति का चुनाव या देश के प्रधानमंत्री को जो चुनता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संदर्भ में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र की व्यवस्था की करता है, और जो विधायिका जो होती है, जो कार्यपालिका जो होती है, वो अपने सभी काम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और मित्रों नेक्स्ट की बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यानी कि जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है जब तक बना नहीं रह सकता तब तक कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो ये कह रहा है कि इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व का मान्यता देती हो। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार हो, सभी लोग स्वतंत्र हों और भ्रातृत्व की भावना सभी में हो।
और मित्रों ये कह रहा है कि स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से। इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट की अपन बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कि गणतंत्र, यानी गणतंत्र शब्द का भी इस्तेमाल गणराज्य की जो बात प्रस्तावना में की गई है उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो राजशाही में और दूसरा गणतंत्र में। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। यानी कि ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख होता है वो उत्तराधिकारी के रूप में उसको चुना जाता है। यानी ब्रिटेन की महारानी, अगर अपन बात करें तो ब्रिटेन की महारानी का अगर कोई भी उत्तराधिकारी होगा वो ब्रिटेन का राज्य प्रमुख कहलाएगा। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे अमेरिका। यानी गणतंत्र जो होता है उसमें जो है राज्य का प्रमुख होता है वो चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि मित्रों जो गणतंत्र का भारत में जो अर्थ बताया गया है उसमें उसके संदर्भ में बात की जा रही है कि भारत का जो प्रमुख होता है यानी राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से सत्ता में आता है और 5 वर्ष के लिए जो है उसका कार्यकाल निश्चित होता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राज्य के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। यानी कि मित्रों ये कहता है कि राजनीतिक संप्रभुता का मतलब होता है कि जो शक्ति होगी वो राज्य के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति भी जो है गणतंत्र में होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। यानी कि कोई भी सार्वजनिक कार्यालय है वो प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है और उसके लिए जो है उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मित्रों नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि न्याय, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसमें बात की जा रही है। ये कह रहा है कि प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। यानी कि मित्रों न्याय की बात की जा रही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी भारत की संविधान की प्रस्तावना में हमने शामिल किए हैं ताकि सभी को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय भी उनको मिले। और फ्रेंड्स कह रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। यानी सामाजिक न्याय का मतलब ही यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ हम जाति के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर या किसी लिंग के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जिसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार। यानी मित्रों ये कह रहा है कि समाज के विशेषाधिकार, समाज में जो है किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार नहीं होते हैं सामाजिक न्याय में, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग या महिलाओं की स्थिति की अपन बात करें तो उनमें सुधार हो सके। और नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक न्याय की बात की जा रही है कि आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्थिक कारण अगर कोई भी हो उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। यानी आय की असमानता हो या संपत्ति की असमानता, उन सभी को आर्थिक न्याय में शामिल किया जाता है। फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। यानी मित्रों ये कह रहा है कि राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार होगा। यानी अगर वोटिंग की राइट की बात करें या किसी राजनीतिक दफ्तर में जाने की बात करें तो वो सभी अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हैं वो जो तत्व हैं इन सभी को हमने रूसी क्रांति से 1917 में रूसी क्रांति हुई उससे हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में ग्रहण किया है।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की बात की जा रही है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख किया गया है उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी आज़ादी स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि लोग जो है किसी भी प्रकार से उन पर कोई भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा और वे स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का निर्णय लेना हो या कोई काम करना हो तो वे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करना या निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। वो एक कानून के दायरे में रहकर ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे या स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करेंगे। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि प्रस्तावना जो है मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है और अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। देखिए मैंने पहले ही आपसे बात की कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी करने लगे। उसको अगर कोई भी काम करना है तो वो जो है कानून के दायरे में रहकर ही और सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करेगा। तो नेक्स्ट कह कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया है। यानी कि ये कह रहा है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है उन सभी को हमने फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक चली, उनसे हमने जो है इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि समता की बात की जा रही है। यानी समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। यानी समता की बात की जा रही है कि समता का मतलब होता है कि समाज में कोई भी वर्ग होगा उसको विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उसके साथ जो है आचरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के नागरिक को प्रत्येक स्थिति में अवसर प्रदान करती है और 3 रूप से वह उनको समता प्रदान करती है, नागरिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की अपन बात करें तो कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जिनमें समता के लक्षण झलकते हैं। तो उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि विधि के समक्ष क्षमता और धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। यानी कि फ्रेंड्स 14, 15, 16, 17 और 18 यानी समता का जो अधिकार है 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, उसमें जो है समता के जो है प्रावधान जो यानी कि समता का जो अर्थ है वो हमें 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद में झलकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक क्षमता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि राजनीतिक क्षमता का भी हम संविधान में उल्लेख देख सकते हैं। ये कह रहा है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ वोट देने से भेदभाव नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हम उसको वोट देने से मना नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान भी जो अनुच्छेद 326 में किया गया है वो राजनीतिक समता सुनिश्चित करने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि
जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, अनुच्छेद 339 महिला और पुरुष को जो है काम करने या जीवन व्यापन करने के लिए समान काम के लिए समान वेतन का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करता है। तो नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि बंधुत्व यानी भाईचारे की इसमें बात की जाएगी। तो मित्रों कह रहा है कि बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना का प्रोत्साहित करेगा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि बंधुत्व का जो शब्द हमने संविधान की प्रस्तावना में ग्रहण किया है उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि मौलिक कर्तव्यों में भी बंधुत्व का जो है आदर्श हमें झलकता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है धार्मिक या क्षेत्रीय या भाषाई कोई भी विविधता हो उससे ऊपर उठ करके आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। यानी बंधुत्व में दो बातें हमें सुनिश्चित करनी होगी कि एक तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। यानी बंधुत्व अगर होगा तो उसमें व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और दूसरा देश की अखंडता और देश की एकता बंधुत्व के माध्यम से जो है बरकरार रहनी चाहिए। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यही मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक तो था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी, प्रारूप समिति की मैंने आपसे चर्चा की थी और उसमें मैंने 7 सदस्य आपको बताए थे। आप कमेंट बॉक्स में उन 7 सदस्य के नाम मुझे लिखकर भेजें, मैं देखता हूं कि आपको कितना अभी तक याद है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि के.एम. मुंशी ने ये कहा कि व्यक्ति के गौरव का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के गौरव का मतलब, व्यक्ति की गरिमा या व्यक्ति का गौरव का मतलब ये है कि संविधान जो है न केवल वास्तविक रूप में भलाई और लोकतांत्रिक तत्व की मौजूदगी सुनिश्चित करे बल्कि वह हर व्यक्ति का पवित्र व्यक्तित्व जो है पवित्र है। उसी का अर्थ है कि व्यक्ति का गौरव। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 91 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यानी कि मित्रों मौलिक कर्तव्य 91 में ये कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह स्त्री का जो गौरव है उसको जो ठेस पहुंचाने वाली कोई भी हरकत ना करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 है वो भी इसी संदर्भ में बनाया गया है। यानी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है वो उसके जो प्रावधान हैं वो मौलिक कर्तव्यों में झलकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अपने संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसमें कि हमने 9 शब्दों की चर्चा की। और अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की महत्व की। यानी कि प्रस्तावना का आखिर महत्व क्या है, क्यों प्रस्तावना संविधान में जोड़ी गई। तो उसी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। यानी कि मित्रों मैंने पहले आपसे चर्चा की कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है। यानी कि प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें कि हमारे संविधान के जो आधार हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि कह रहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि फ्रेंड्स प्रस्तावना को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग संदर्भ में बताया है।
तो नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यानी कि मित्रों, ठाकुरदास भार्गव ने तो संविधान की प्रस्तावना को दो तीन शब्दों में बताया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग अगर अपन बात करें तो वो है संविधान की प्रस्तावना, या संविधान की आत्मा भी उन्होंने प्रस्तावना को बताया है, और संविधान की कुंजी और संविधान का आभूषण भी उन्होंने प्रस्तावना को बताया है। तो फ्रेंड्स, ये था संविधान की प्रस्तावना का महत्व। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, यानी संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना को बताया जा रहा है कि बेरुबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। यानी कि मित्रों, बेरुबाड़ी संघ मामला जब आया 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान में जो सामान्य प्रयोजन है, संविधान का जो सामान्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में हमें झलकता है, और इसलिए संविधान निर्माताओं के लिए जो प्रस्तावना है वो संविधान की एक कुंजी है। और ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए, इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी कि मित्रों, उच्चतम न्यायालय ने तो बेरुबाड़ी संघ मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना, यानी संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबाड़ी संघ 1960 में कह दिया। लेकिन मित्रों, आगे बात की जा रही है कि जब केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया तो उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी कि मित्रों, आसान शब्दों में मैं अगर कहूँ तो बेरुबाड़ी संघ जब मामला 1960 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेरुबाड़ी संघ मामले में जो निर्णय दिया कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, उसको उन्होंने उलट दिया और उन्होंने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है। और उन्होंने महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यानी कि मित्रों, पहले तो उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। और फिर LIC ऑफ इंडिया का मामला जब 1995 में आया तो उसमें वापस उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना। तो फ्रेंड्स, ये था अपना प्रस्तावना का एक भाग। और मित्रों, नेक्स्ट बात की जा रही है कि संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग इससे पहले ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। यानी कि मित्रों, ये कह रहा है कि प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया, और अंत में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि जो संविधान सभा थी उन्होंने प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तब संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। और इसी संदर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि प्रस्तावना न तो विधायिका से आई है और न ही प्रस्तावना जो है वो विधायिका पर प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा कह रहा है कि यह गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि यह गैर न्यायिक है, यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं अगर उनका पालन नहीं किया जा रहा हो तो हम न्यायालय में उनका पालन करवाने के लिए नहीं जा सकते। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। यानी मित्रों, प्रस्तावना में अपन संशोधन किस परिस्थिति में कर सकते हैं और कौन से प्रक्रिया के माध्यम से हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि मित्रों, कह रहा है कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।
यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा। यानी मित्रों ये कह रहा है कि क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यह मामला जो है केशवानंद भारतीवाद 1973 के 73 में यह जो है मामला उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला जब आया तो यह विचार सामने आया कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रस्तावना में इसलिए संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और अनुच्छेद 368 के जरिए हम संविधान के मूल तत्व या मूल विशेषताओं को ध्वस्त करके हम संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि जो मौलिक ढांचा है संविधान का उसको ध्वस्त करके हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और न्यायालय ने अपना यह मत बेरोबाड़ी संघ मामले 1960 में दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि बेरोबाड़ी संघ मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं और लेकिन प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन प्रस्तावना और जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको हम संशोधन नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कह रहा है कि न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि मित्रों न्यायालय जो संविधान है वो जो संविधान में जो मूल विशेषताएं हैं यानी कि जो मूल विशेषताओं में कौन कौन से शब्द आते हैं उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान में अगर अपन बात करें तो जो भारतीय जो संप्रभुता है या संघीय तंत्र है ये सभी मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार हो गए वो सभी मौलिक ढांचे के अंदर आते हैं। तो उसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि मूल विशेषताओं को हम जो है 368 के तहत संशोधित नहीं कर सकते। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। मित्रों मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है अभी तक केवल एक बार ही प्रस्तावना को संशोधित किया गया है और उसमें 3 शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और अखंडता। और यह जो संशोधन किया गया तो इसको फिर जो है वैध भी माना गया। तो मित्रों ये थी अपनी संविधान की प्रस्तावना की अपन ने आज चर्चा की। संविधान की प्रस्तावना के कौन कौन से मुख्य शब्द हैं या मुख्य तत्व हैं और प्रस्तावना के स्रोत क्या है, प्रस्तावना का अगर आखिर महत्व क्या है, प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा क्यों गया, तो उन सभी की बात हमने चर्चा की। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट होगा फ्रेंड्स संघ एवं उसका क्षेत्र यानी यूनियन और इसकी टेरिटरी यानी भारत का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक सीमित है, उन सभी की हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।